आपका एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 12 और विषय पढ़ रहे हैं हम भूगोल, जिसका अध्याय चल रहा है हमारा 10 नंबर। और इस अध्याय में पढ़ रहे हैं विश्व के संचार तंत्र और परिवहन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने दो बातें कर ली। एक तो स्थल परिवहन में कौन कौन सी बात की थी, स्थल परिवहन में भी बात की थी कौन सी, सड़क परिवहन और रेल मार्गों के बारे में पूरी विस्तृत चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं जल परिवहन के बारे में और उसके बाद में बात करेंगे वायु परिवहन। तो जल परिवहन आपको एक तो ये बता दूं, जल परिवहन विश्व का सबसे सस्ता परिवहन है, क्योंकि इसके लिए कोई रास्ते की जरूरत नहीं है और ईंधन की बहुत कम आवश्यकता होती है। इसलिए पढ़ेंगे जल मार्ग। परिवहन के सभी साधनों में जल परिवहन सामान्यतः सबसे सस्ता और सुलभ साधन है। ये बात मैंने आपको बता दी। जल मार्ग कहीं से हो सकता है, नदियों से हो सकता है, झीलों में हो सकता है, नहरों में हो सकता है, समुद्र से होकर तो गुजरते हैं। आपने बड़े बड़े जलयान देखे होंगे जो सीधे बिना मार्ग के कहीं से भी आ जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ अलग अलग देशों की वो जो बाउंड्री क्षेत्र होती है उसकी अनुमति लेनी होती है। जल मार्ग के निर्माण के लिए विशेष धन नहीं व्यय करना पड़ता। जैसे आपको पता है रेलगाड़ी चलेगी तो पटरी के लिए खूब सारा धन लगेगा, बसें वगैरह व्हीकल चलेंगे सड़क मार्ग पे तो कितनी सारी सड़कें टूट जाती और होती है, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ये सारा बच जाता है। यद्यपि पोताश्रयों के निर्माण, पोताश्रय कैसे हैं जहाँ जहाजें रुकती हैं, बंदरगाह, जल मार्गों को गहरा और सुरक्षित रखने आदि पर्याप्त कुछ धन व्यय होता है, वहाँ जरूर होता है। नौकाएं, स्टीमर, नौकाएं क्या होती है जो हाथ से चलाई जाए, स्टीमर उसमें इंजन लगा होता है नौकाओं में, और जल पोल जो बड़े जलयान होते हैं आदि जल परिवहन के प्रमुख साधन हैं। सामान्यतः सस्ते और भारी पदार्थ जैसे कोयला, लोहा यस्क, लोहा इस्पात, सीमेंट, अनाज आदि को ढोने के लिए जलयानों का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी दूसरे देश में पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी परिवहन का जरूरत होती है तो वो एक तो बड़ा होता है और दूसरा सस्ता होता है। नदियों और झीलों में जल की गहराई और मात्रा के अनुसार नौकाएं, जैसे मान लो छोटी झील है, छोटी नदियाँ हैं तो वहाँ नौकाएं चलती है और छोटे बड़े जो जलपात भी चलते हैं। अब जल परिवहन को दो वर्गों में व्यक्त किया जा सकता है, एक तो आंतरिक जलमार्ग और एक समुद्री। आंतरिक का मतलब झीलों में, नदियों में और नहरों में जो जलयान होते हैं। समुद्री या महासागरीय जो बड़े बड़े महासागर, विश्व में कितने महासागर है, 5 महासागर है ना, तो 5 महासागरों में खास करके प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा ये जलमार्ग हैं। तो ये देखिए, ये देख सकते हो आप, इस तरह ये जहाज़ें खड़ी है, बंदरगाह है ये जहाज़ें खड़ी है, और ये कितना बड़ा राइन जलमार्ग से गुजरता पोत। ये राइन जलमार्ग कहाँ पे है, यूरोप में है, विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग है, ध्यान रखना। अब देखिए आंतरिक जलमार्ग में क्या आता है यह महाद्वीपीय या स्थलीय भागों में स्थित जो नदियाँ होती है जिलों से होकर गुजरता है। इसके लिए वे नदियाँ और जिले उपयुक्त होती है जिनमें पर्याप्त जल और गहराई के साथ ही ढाल कम पाए जाते, यानी खूब सारा जल होगा, भरी होगी और गहराई होगी लेकिन ढालनुमा होगी। नदियों में रेत आदि के निक्षेप भी जल परिवहन में बाधा उत्पन्न करते हैं। नदियाँ ऐसे बड़ी बड़ी नदियाँ ना जहाँ पे निरंतर पानी चलता है और जो रेत वगैरह नहीं जमती है, वहाँ ये जल परिवहन सस्ता होता है। जो नदियाँ या जिले शुष्क ऋतु में सूख जाती है अथवा शीत ऋतु में जम जाती है, उनमें केवल मौसमी परिवहन ही संभव हो पाता। मौसमी का मतलब मौसम के अनुसार जब उसमें जल होता है तो परिवहन होता है, बाकी नहीं होता। विश्व में जिन भागों में पर्याप्त जल प्रवाह वाली बड़ी बड़ी नदियां पाई जाती है उनका उपयोग जल परिवहन के लिए किया जाता है। विश्व के प्रमुख आंतरिक जल मार्गों का विवरण यहाँ आप देख सकते हो, इस नक्शे के अंदर, किताब में भी देख सकते हो और मैंने आपको स्पेशल यह नक्शा भी दे दिया। ये यूरोप के हैं, ध्यान रखना, और खास करके राइन जो नदी है ना, वोल्गा नदी है, हडसन नदी है, ये नदियाँ, इससे जल मार्ग खूब सारा होता है। अब देखो यूरोप के आंतरिक जल मार्ग आंतरिक मार्गों की दृष्टि से यूरोप की स्थिति उत्तम है क्योंकि वहाँ झीलें बहुत हैं। उत्तर पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियाँ, मैंने आपको एक दिन नक्शे में बताया था। ये हो गया आपका यूरोप और यहाँ हो गया अटलांटिक महासागर और ये हो गया भूमध्य सागर, ठीक है। तो यहाँ से देखो सिस्टम क्या होता है, ये हो गया एशिया और इसके नीचे अफ्रीका। यहाँ से अटलांटिक महासागर से जितने भी जलयान जाएंगे यूरोप की तरफ पहुँचेंगे। यहाँ से अटलांटिक महासागर जाएंगे तो भूमध्य सागर में पहुँचेंगे। भूमध्य सागर को पार करने के बाद देखो ये यहाँ से लाल सागर और स्वेज नहर को पार करके अफ्रीका भी जाएंगे, एशिया भी जाएंगे और नीचे हिंद महासागर को पार करते हुए ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे। तो ये स्थिति सबसे अच्छी है और आपको पता है सबसे ज़्यादा व्यस्त है वो अटलांटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर खास करके है जहाँ यूरोप लगता है, क्योंकि बड़े बड़े देश इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, ये सारे देश, रूस का क्षेत्र सारा यूरोप के अंदर आता है, ठीक है। तो देखो भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियां यूरोपीय देशों को आंतरिक व्यापार की सुविधा प्रदान करती है। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली राइन, सीन और पो नदियां
दक्षिण की ओर बहने वाली डैन्यूब, डॉन, नीपर और निस्टर नदियां और कैस्पियन सागर में गिरने वाली वोल्गा नदी के निचले भागों का प्रयोग जल परिवहन के लिए किया जाता है। तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ी, आपको पता है, खारे पानी की झील है और बहुत बड़ी है। पश्चिमी यूरोपीय कुछ देशों, जैसे अभी मैंने नाम लिया जर्मनी और फ्रांस, में जल परिवहन के लिए नहरों का निर्माण किया गया। यानी जैसे अपनी इंदिरा गांधी नहर है ना, जैसे सतलुज व्यास से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर, 5 नदियां हैं पंजाब में वहाँ से, वैसे ही यहाँ भी नहरों का निर्माण होता है। राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से प्रभावित होती है। रूर नदी पूर्व में राइन में मिलती है, जो संपन्न कोयला क्षेत्र से प्रभावित होता है। तो आगे पढ़ेंगे ना खनिज, तो हमारे भारत में छोटा नागपुर का पठार है, उसको रूर कहते हैं। जैसे जर्मनी के अंदर रूर क्षेत्र है, वहाँ सबसे ज़्यादा कोयला होता है। ये जलमार्ग है विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग। फिर बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित महान झीलों में जल परिवहन की पूर्ण सुविधा है। जैसे झील कौन सी है? सुपीरियर झील, विश्व में मीठे पानी की ताज़ा झील है वो सुपीरियर। मिशिगन, हारून और ईरी झील से होकर सेंट लॉरेंस, मैंने कल आपको सेंट लॉरेंस रेल मार्ग बताया था, नदी के मुहाने पर जलपोत के आने जाने की सुविधा से यह एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। मिसिसिपी और मिसौरी और ओहियो नदियां भी नौगम्य हैं, नौगम्य नौका चलती है, जो कई औद्योगिक नगरों को जोड़ती है। कनाडा में महान झील मार्ग के अतिरिक्त सस्केचान, मैकेंजी और ओटावा नदियों में भी जल परिवहन होता है, किंतु शीत ऋतु में हिमाच्छादन से इसमें अवरोध उपस्थित हो जाता है। हिमाच्छादन का मतलब बर्फ आती है, बर्फ इतनी ज़्यादा पड़ती है कि वो झीलें जम जाती हैं, वहाँ पे नौकायन नहीं होता है। तो वो कौन सी होगी? मौसमी ऋतु में नौकायन होगी। अब हमारे एशिया में बात करें तो एशिया के आंतरिक जलमार्ग, चीन में हवांगो नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। हवांगो नदी, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है, अपने मुहाने से लगभग 200 किलोमीटर ऊपर तक नौगम्य है। यानी जहाँ से निकलती है ना ये, वहाँ से 200 किलोमीटर तक नौका चल सकती है। यांगसिटियांग नदी भी मुहाने पर स्थित संगाई नगर से लेकर क्यूकियांग तक नौका जाने योग्य है। दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली सिकियांग नदी अपेक्षाकृत अधिक नौगम्य है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में इरावदी, मिनाम, सिकियांग आदि नदियां मुहाने से थोड़ी दूर तक ही नौगम्य हैं, जिनका व्यापारिक महत्व है बहुत कम है। अब बात आती है दक्षिण अमेरिका। एक तो सबसे पहले आपको सभी को पता है ना, 7 महाद्वीप है। मैंने आपको बहुत बार बोर्ड पे नक्शे के माध्यम से पूरा बता दिया, ठीक है। तो महाद्वीप कौन कौन से याद रखना? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली विशाल नदी अमेजन अपनी सहायक नदियों सहित लगभग 30,000 किलोमीटर लंबा जल मार्ग प्रदान करती है। अब 2 क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी, यानी बहाव क्षेत्र की दृष्टि से चौड़ाई देखें तो अमेजन नदी है, और वो कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे को पराना, पराग्वे और प्लाटा नदियों के जलमार्ग की सुविधा है, जहां मुहाने से लगभग 1500 किलोमीटर अंदर तक जलपोत सुगमता से पहुंच पाती है। अफ्रीका के आंतरिक जलमार्ग। अफ्रीका में नील, कांगो, नाइजर आदि कई बड़ी नदियां हैं, यद्यपि नील नदी केवल मोहाना प्रदेश में ही नौगम्य है। नौगम्य का मतलब समझते हो ना, नौका चलती है जहाँ पे। किंतु नाइजर और कांगो नदियों के मुहाने से लेकर लगभग 1100 किलोमीटर भीतरी भाग तक जल परिवहन की सुविधा है। ऑस्ट्रेलिया में केवल मरे और डार्लिंग, ध्यान रखना ये 2 नदियां हैं, एक तो मरे और एक डार्लिंग, दोनों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं। नदियों के मुहाने से लगभग 1500 किलोमीटर अंदर तक जलपोत पहुंच सकते हैं। अन्य नदियां जो है नौगम्य नहीं है। अब बात आती है कि महासागरीय जलमार्ग। अब कल का तो आपको पता है ना, कल मैंने ऑस्ट्रेलिया बताया था, एक तो स्थान बताया था पर्थ और एक बताया था आपको सिडनी। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में तो सिडनी है और पश्चिम में कौन सा है? पर्थ। और ये क्रिकेट के मैदान भी आपने कभी नाम सुनोगे, पर्थ है, सिडनी है, मेलबर्न है, ये सारे के सारे कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए बात आती है महासागरीय जलमार्ग की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है महाद्वीपों से भी। महासागर सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाले ऐसे महामार्ग प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि विशाल है, उनको कहीं भी मोड़ दो, जिनको रख रखाव की लागत नहीं होती है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक स्थूल पदार्थों का लंबी दूरियों तक समुद्री परिवहन स्थल और वायु परिवहन की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। विश्व के प्रमुख महासागरीय जल मार्गों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। आपसे पूछे विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है?
अटलांटिक महासागर है। और सबसे ज़्यादा उसमें भी पूछे, क्योंकि 3 प्रकार का अटलांटिक है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, तो उत्तरी अटलांटिक सबसे व्यस्त है। और आपसे पूछे विश्व की सबसे ज़्यादा कौन सी नदी है जो सबसे व्यस्त है, राइन नदी, ठीक है। और हमारे भारत में सबसे व्यस्त राजमार्ग पूछे तो NH 8। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग यह विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री जलमार्ग है। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला यह जलमार्ग पश्चिमी यूरोपीय देशों और उत्तरी अमेरिका यानी USA, मैंने बताया था ना USA यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, वह कनाडा को जोड़ता है। विश्व के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग इस मार्ग द्वारा प्रभावित होता है। इस समुद्री मार्ग पर विश्व के 25% समुद्री जहाज चलते हैं, यानी 100 में से 25 यहाँ चलते हैं। विश्व के 50 वृहद समुद्री पतनों में से 30 इसी मार्ग पर है। 2 नंबर भूमध्य सागर और हिंद महासागर जलमार्ग, मैंने अभी आपको बताया था ये यूरोप है और ये नीचे भूमध्य सागर है। और यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है हिंद महासागर, तो यहाँ से इसको जोड़ता है लाल सागर और स्वेज नहर से निकलकर हिंद महासागर में जाता है, ठीक है। आपने सुनी होगी हमारे जनवरी में जो बारिश होती है ना भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, पश्चिमी क्षोभों से लहरें उठती है इस भूमध्य सागर से और फिर माउंट की वर्षा होती है। यह संसार का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग है। यह संसार के मध्य भाग, वो तो व्यस्त था, ये सबसे लंबा है। यह संसार के मध्य भाग से होकर जाता है, संसार के सबसे बड़े थल भाग और संसार की अधिकतम जनसंख्या की सेवा करता है, करेगा ही, क्योंकि इतना बड़ा एशिया जुड़ा हुआ है, अफ्रीका जुड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया जुड़ा हुआ है। यह रेल मार्ग विश्व की लगभग 75% जनसंख्या की सेवा करता है। यह समुद्री मार्ग पश्चिमी विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्र को से गुजरता है। पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक क्षेत्रों देशों, भूमध्य सागर, लाल सागर और हिंद महासागर से होकर पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की वाणिज्यिक, कृषि और पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। स्वेज नहर के निर्माण से पहले यह मार्ग लिवरपूल और कोलंबोस को जोड़ता था, जो स्वेज नहर मार्ग से 6400 किलोमीटर लंबा है। सोना, हीरा, तांबा, टिन, मूंगफली, चाय, कपास, कहवा, रबड़, शक्कर, फलों जैसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के कारण पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के बीच, ये नक्शा आप देख सकते हो। यहाँ मैंने आपको बता दिया, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये एशिया, ये यूरोप, और ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ये महासागर देखो, ये अटलांटिक महासागर है इस साइड, यहाँ प्रशांत महासागर है, यहाँ प्रशांत महासागर है। किताब में देख लेना, ये टॉपिक नंबर लगाए हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। ये देखो सबसे लंबा ये भूमध्य सागर आ गया, इसको पार करते हुए ये हिंद महासागर की तरफ चलता चलता इधर प्रशांत महासागर की तरफ चलता है, यानी चलता ही रहता है, इसका रूटीन टूटता नहीं है। व्यापार की मात्रा और यातायात में वृद्धि हो रही है। पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोचिन, कोलंबो, एलिडेट आदि पतन इस जलमार्ग पर है। उत्तमासा अंतरिक्ष मार्ग, अटलांटिक महासागर के पार यह एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यह पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी देशों, दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से मिलता है। ध्यान रखना, नक्शा जब आएगा ना आपका पेपर में विश्व का आएगा तो वह सीधा पूछेगा ब्राज़ील किस महाद्वीप में, तो सीधा अंदाजे से लगाना है दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में, उरुग्वे दक्षिण अमेरिका में। इस मार्ग पर यातायात उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के सीमित विकास और कम जनसंख्या के कारण बहुत कम है। पश्चिमी यूरोप के जहाज केप वर्डे द्वीपों के समीप होते हुए वृहत व्रत द्वारा अफ्रीका के दक्षिण में केप ऑफ गुडो पहुंचते हैं, या केपटाउन बंदरगाह, नाम भी सुना होगा आपने, दक्षिण अफ्रीका में केपटाउन का मैदान है। केपटाउन से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मार्ग वृहत व्रत से कुछ उत्तर में है, ताकि जहाज़ों के मार्ग में तूफान और हिमखंड न आए। मार्ग में जहाज़ों के ईंधन लेने के बंदरगाह केपटाउन, पोर्ट एलिजाबेथ, एडिलेड और मेलबोर्न, सिडनी है। इनके मार्ग में तूफान और हिमखंड न आए। मार्गों में जहाज़ों के ईंधन लेने के बंदरगाह केपटाउन, पोर्ट एलिजाबेथ, एडिलेड और मेलबोर्न आते हैं, ठीक है। जैसे अपने बसों में और तेल डुलाने के लिए पेट्रोल पंप होते हैं ना, उसी प्रकार इनके बंदरगाह बने होते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं वहाँ बंदरगाह पर ये ईंधन की खपत पूरी कर लेते हैं। दक्षिणी अटलांटिक मार्ग रियो डी जेनेरियो से जलियान कैपडाउन होते हुए, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है, कैपडाउन होते हुए पूरी अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन जैसे विस्तृत सघन वन है। ब्राज़ील के पठार, पेटागोनिया जैसे विस्तृत चरागाह है। पंपास जैसे उपजाऊ कृषि प्रदेश है, पंपास सुना ना, अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान। एंडीज जैसे खनिज भंडारों के प्रदेश है। दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर रियो डी जेनेरियो, सेंटोस, मोंटीवीडियो, ब्यूनस आयरस, वाहिया ब्लांका आदि प्रमुख बंदरगाहों से गेहूं, मक्का, ऊन, चमड़ा, मांस, कहवा, कपास, तंबाकू, चीनी, मशीनें, लोहा इस्पात खनिजों आदि का निर्यात होता है। खाड़ी कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर के तटवर्ती देशों कोलंबिया, वेनेजुएला, ट्रिनिडाद, गायका, सूरीनाम, पश्चिमी द्वीप में मैक्सिको की खाड़ी, तटीय देशों मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य इस मार्ग से वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। यह लघु दूरी का समुद्री मार्ग है जो मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर तटीय
बंदरगाहों को संयुक्त करता है। आपने सुना होगा ना, वेस्ट इंडीज़ की टीम होती है उसको कैरिबियाई कहते हैं, सुना ना, क्योंकि कैरिबियाई द्वीप समूह में रहते हैं। वेस्ट इंडीज़ है और आपका ये जो जमैका है और ये यहीं पे है। यह मार्ग पनामा नहर द्वारा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बंदरगाहों से मुख्यतः चीनी, कोको, नारियल, कहवा, केला, सब्जियां, कठोर लकड़ियां, पेट्रोलियम, गंधक, लोहा ऑक्साइड, बॉक्साइट आदि का निर्यात करते हैं। उसके बाद आता है प्रशांत महासागरीय मार्ग। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी तल के लगभग 12% क्षेत्र पर फैला हुआ है। फिर भी इसमें व्यापारिक परिवहन की मात्रा बहुत कम है। इसके दो कारण हैं। संसार के मुख्य औद्योगिक प्रदेश यूरोप में है और अमेरिकी अटलांटिक तटों पर है। प्रशांत महासागर में ऐसा कोई द्वीप नहीं जिसका व्यापारिक महत्व है। इसके साथ ही पश्चिम भाग में जापान को छोड़कर कोई उद्योग प्रधान विकसित देश भी नहीं है और पूर्वी भाग में भी संयुक्त राज्य और कनाडा के अतिरिक्त अन्य सभी विकासशील देश हैं। मुख्य जलमार्ग उत्तरी प्रशांत महासागर के मध्य स्थित हवाई द्वीप के होनोलुलु यानी हवाई द्वीप पतन से होकर जाता है। पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका के जलियान पनामा को पार करके सीधे होनोलुलु पहुंचते हैं। यहाँ से जलमार्ग मुख्यतः जो दो जलमार्गों में बंट जाता है। उत्तरी मार्ग में जापान, चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया को जाता है और दक्षिणी मार्ग जिस पर चलकर जलियान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के बंदरगाह लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, पोर्टलैंड, वैंकूवर और प्रिंस रूपर्ट है। ठीक है। स्वेज नहर मार्ग। स्वेज नहर मिस्र में भूमध्य रेखा और लाल सागर को मिलाने के लिए बनाया गया एक कृत्रिम जलमार्ग। अब देखो, ये यूरोप आ गया, ये आ गया भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को पार करेंगे तो ये आ गया आपका कौन सा, अब दो किस किस को मिलाती है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को, ये रहा, और लाल सागर ये आ गया यहाँ पे लाल सागर, इसके बीच में ये स्वेज नहर है। ठीक है, ऐसे स्वेज नहर है तो भूमध्य सागर का जल लाल सागर में आ जाता है, इसलिए स्वेज नहर मिलाती है। यह योजना 1859 में अलेक्जेंड्रिया में स्थित फ्रांसीसी दूतावास के इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेस्पेस के निर्देशन में प्रारंभ हुआ। नहर का उद्घाटन 1869 में हुआ था। इस नहर की लंबाई 162 किलोमीटर है, औसत चौड़ाई 60 मीटर है और गहराई 10 मीटर है। 1956 में इसका मिस्र सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर लिया, यानी किसके अधिकार में आ गई, मिस्र के। 1967 में यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस राष्ट्रीयकरण को सहमति प्रदान कर दी। इस नहर में प्रतिदिन लगभग 100 जलियान आवागमन करते हैं। यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करता है। लिवरपूल और कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग, लिवरपूल इंग्लैंड के अंदर है, कोलंबो श्रीलंका में है। उत्तमांशा का मतलब उत्तर और दक्षिण दिशा की आंतरिक मार्ग की तुलना में लगभग 1600 किलोमीटर की बचत होती है। इस नहर के सारे एक रेल मार्ग स्वेज तक जाता है और इस्माइलिया से एक शाखा काहिरा जाती है। नील नदी से नौगम्य ताज़ा पानी की नहर भी स्वेज नहर से इस्माइलिया में मिलती है। ये नक्शा आप देख सकते हो, ये स्वेज नहर का है। ठीक है, ये नक्शा देख सकते हो। इसके निर्माण से पूर्व ठीक है, इस्माइलिया में मिलती है। इसके बाद में नक्शे आप देख सकते हो। फिर आता है इसके निर्माण से पूर्वी देशों और यूरोप पश्चिमी देशों के मध्य व्यापारिक महत्व बढ़ने से वस्तुएं सस्ती हुई है और मार्ग में वृद्धि हुई है। इस नहर से विश्व का सबसे लंबा समुद्री मार्ग जो अटलांटिक महासागर से लेकर भूमध्य सागर और स्वेज नहर से होता हुआ हिंद महासागर के उत्तरी पूर्वी भाग तक जाता है, जिसे पश्चिमी यूरोप भूमध्य सागर हिंद महासागर मार्ग के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप से एशियाई देशों सऊदी अरब, इराक, ईरान, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, चीन, जापान आदि जलियान इसी मार्ग से जाते हैं। इसके बाद में आ जाती है पनामा नहर, जो पनामा नहर प्रशांत महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसके बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।